बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरंभ करता हूँ मैं ईश्वर के नाम से जो बड़ा दयालु अत्यंत कृपाशील है। आज जिस विषय के ऊपर चर्चा है, मैं मुनीश भाई मेरे पुराने साथी हैं, शैलेंद्र भाई, आज इन दोनों से मिलकर के एक बात तो साबित हुई है कि ए दोस्त किसी हमदमे देरी ना का मिलना, बेहतर है मुलाकात मसीहा हो खिज़र से। ये शेर ऐसा है कि आप शायद मुझे इसकी थोड़ी व्याख्या करनी पड़ेगी। यानी ये दो लोग जो है मसीहा और खिज़र जो मैंने नाम लिया है, वो लोग हैं जो भटकों को रास्ता दिखाते हैं, यानी जो खो जाते हैं वो उन्हें सही रास्ते की तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए कहा कि हमारे दो दोस्त पुराने देरी ना मिले। और शैलेंद्र भाई ने जो अपने जो उनका एक ये अध्यक्षीय भाषण या उनका एजेंडा है, वो सारी बातें अब से हम 10 साल पहले इन्हीं सारी बातों पे चर्चा करते थे। मुनीश भाई से भी एक मुलाकात मेरी ऐसी हुई कि हम शायद ट्रेन में जा रहे थे चंडीगढ़, वो किरण जी के बहुत करीब थे मुनीश भाई। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए थोड़ा सा आपसे, क्योंकि टाइम का हम ख्याल रखेंगे, इसी में हम आपसे थोड़ी बात करेंगे। और बात यह है कि जैसे अभी मुझसे पहले सक्सेना जी और गुप्त जी ने बात की, विष्णु गुप्त जी ने बहुत अच्छी बात वो सर तफसील से बता गए। कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो। अब इत्तिफाक ये है कि समाधान कैसे हो, जो समस्या का समाधान करने वाले लोग हैं जब वही समाधान के लिए तैयार ना हो और लोगों को गुमराह करें, तो आम आदमी जिसके अंदर ना इतनी सलाहियत है, ना उसमें इतनी अहलियत है, ना सारे इतने उनके पास में संसाधन हैं, तो वो कैसे परखें। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी सुराख से जब ठंडी हवा आती है तो वो आप महसूस करते हैं कि शायद ये स्वर्ग से ठंडी हवा आ रही है। थोड़ी देर के बाद वो गर्मी में बदल जाती है, तो आप सोचते हैं कि यहाँ भी हम धोखा खा गए। 2010 में एक मोमेंट की शुरुआत होती है, जो मोमेंट जो है इन्हीं उद्देश्यों को हासिल करने के लिए था, जो शैलेंद्र भाई ने, आपने इसे पढ़ा होगा और उन्होंने पढ़ के आपको इसे सुनाया होगा। सारे वही बिंदु थे कि एक आम आदमी को वो सामने रखते हुए थे। इत्तिफाक ये है कि जो चालाक लोग होते हैं वो हर चीज़ में से कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। करप्ट आदमी जो होता है वो अच्छाइयों में बुराइयों का रास्ता तलाश कर लेता है कि हमें कैसे यहाँ से इसका मिसयूज़ करना है। गवर्नमेंट जब भी कोई चीज़ लाती है तो उसकी मंशा हमेशा अच्छी होती है, मगर उसमें से जो रास्ते निकालने वाले लोग होते हैं वो किसी न किसी अंदाज पे वो करप्शन का टेस्ट उन तक पहुंचा देते हैं। यही चीज़ हमने देखी कि 2010 में एक आंदोलन की शुरुआत हुई, जो बहुत ही एक ऐसा आंदोलन था जो मैं समझता हूं कि लोग बताते हैं कि जेपी आंदोलन के बाद अगर कोई उनसे भी बड़ा कोई आंदोलन हुआ तो वो अन्ना आंदोलन था। बहुत सारे लोग अन्ना को ये कहते हैं, मेरे से भी बात कहते हैं कि अन्ना को मिसगाइड किया या अन्ना का इस्तेमाल किया। मैं आज आपको बता दूं कि शायद मैं आज ये पहली बार आपसे ये बात कह रहा हूं कि अन्ना को हर चीज़ का पता था और अन्ना हर चीज़ पर गिरफ्त करते थे। जब भी कोर कमेटी की मीटिंग होती थी वो हमेशा एक बात पूछते थे। जब भी वो पूछते थे तो एक ऐसा ग्रुप डेवलप हो चुका था, ऐसा ग्रुप डेवलप हो चुका था जो अन्ना की बातों को इस अंदाज से तो इग्नोर नहीं कर सकते थे कि वो जब बोलते थे तो जो चाहते थे वही बोलते थे, मगर जो वो चाहते थे उसे वो करते नहीं थे। अन्ना ने कहा भाई कैसे कैसे हम किन किन लोगों को जोड़ें, इस आंदोलन को कैसे हम घर घर तक पहुंचाएं। तो उन्होंने कहा कि हम पार्टी बनाते हैं,
और जो अन्ना के मिजाज के साथ आया तो फिर उन्होंने उन सब को या तो कमज़ोर करने की कोशिश की या मजबूर कर दिया कि वो छोड़ के चले जाएं। तो करप्शन की इब्तदा सबसे पहले ये हुई जब हमारा आंदोलन रामलीला ग्राउंड में चल रहा था, तो वहाँ जनता ने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा इस देश से करप्शन को कमज़ोर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए वो दिया। अब देखिए उसमें जो करप्शन की पहली सीढ़ी है, उस पहली सीढ़ी का जब इस्तेमाल किया गया, यानी PCRS जो अरविंद केजरीवाल का एक पर्सनल NGO है, उस सारे पैसे को जो करोड़ों की तादाद में था PCRS में डाल दिया गया। मैं पहला शख्स हूँ उसमें, जब कोर कमेटी के अंदर बैठे हुए मैंने ऑब्जेक्शन किया और मैंने ये कहा कि भाई ये PCRS तो अरविंद का पर्सनल NGO है और ये पैसा ये जनता का है, तो आपके पर्सनल अकाउंट में जाने का क्या मतलब बनता है। तो मेरे ऑब्जेक्शन पर उस मीटिंग में ये रालेगढ़ के अंदर ये मीटिंग हो रही थी, अरविंद केजरीवाल आंखें बंद करी, अरविंद ने आंखें बंद करके बैठे, एक या 2-4 सेकंड के बाद उसने आंख खोल के कहा कि अन्ना हम ऐसा करते हैं कि प्रशांत को और किरण जी को मैं अपने PCRS का मेंबर बना लेता हूं, उनका सदस्य बना लेता हूं, क्योंकि ऑब्जेक्शन मेरा था। 2 ऐसे लोगों को लाके खड़ा कर दिया जो हमारे सीनियर सदस्य थे। अन्ना खामोश हो गए। मेरा कहना उसमें यह था कि PCRS में डालने के बजाय अन्ना का जो भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन है उसका अकाउंट है और अन्ना हमारे फेस है, सारा देश उनके ऊपर विश्वास करता है। अरविंद केजरीवाल और उनका ग्रुप ये जानता था कि अगर ये पैसा अन्ना के अकाउंट में चला गया तो अन्ना के हाथ में तुम्हारी गर्दन आ जाएगी, और वो अपनी गर्दन किसी के हाथ में देना नहीं चाहता था। इत्तिफाक देखिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस बात के ऊपर चर्चा करते हुए मैं शैलेंद्र भाई ये बात कहना चाहूँगा कि ये और बहुत सारे अनेकों वाक़यात हैं। उसके बाद किरण जी भी नाराज़ हुई और इलेक्शन के बाद प्रशांत भी नाराज़ हुए और प्रशांत जी को भी मजबूरन रुखसत होना पड़ा। बड़े दुर्भाग्य की बात है, लोग कहते हैं कि लोग धोखा देते हैं। भाई आपको बताएं, मैं पहला आदमी हूं, मैं ना किसी को धोखा देता हूं ना किसी से धोखा खाता हूं। आज आपसे मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो चीज़ हमारे इख्तियार में हम उसे इस्तेमाल करें, जो हमारे इख्तियार में नहीं है उस पर हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे सक्सेना जी ने बहुत अच्छी बात कही, तो हमने उस वक्त राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, ये भी उसमें मुद्दे थे, नोटा भी मुद्दा था। तो जैसे ये बात आई सामने कि भाई हम मजबूर हैं, इलेक्शन में जब पार्टियां टिकट देती हैं, तो उस ज़माने के अंदर आपको बताएं कि मजबूर ये है कि जाहिर बात है कि पैसे वाला ही आदमी आता है या दबंग ही आदमी आता। किसी पार्टी के अंदर भी आप देख लेंगे ऐसा आदमी जो जनसेवाओं से, जो जनसेवक हो, उससे तो उसका रिलेशन ही नहीं है। दबंग आदमी को मिलता है पार्टी से जुड़े हुए लोगों के लिए, जुड़े हुए लोगों को, या पैसे वालों को मिलता है। पैसे वालों को मिलता है, वो पैसा कैसे जमा किया जाता है वो सब जानते हैं, वो करप्शन से जमा किया जाता है। उसकी मेहनत की कमाई वो कभी किसी को नहीं दे सकता। तो इसलिए मैं छोटी सी बात करते हुए ये कहना चाहूँगा कि हमने उस ज़माने में भी ये बात कोशिश की और आज भी, कि एक तो ये है कि हम, शैलेंद्र भाई आपने जितनी बातें लिखी हैं उसमें कि भाई वो सारे पॉइंट यहाँ बताने की ज़रूरत तो है नहीं, मगर एक एक चीज़ वो है कि जो जनमानस से ताल्लुक़ रखती हैं, हम इस पे अगर एक चीज़ जोड़ दें कि हम इलेक्शन कमीशन से, सरकार द्वारा हम दबाव बनाएं कि आप ज़ीरो बैलेंस पे इलेक्शन कराएं। ज़ीरो बैलेंस यानी कोई पार्टियां जो है, जैसे आज हम अपनी जो इलेक्शन की लिस्टें भी जो हैं
वो हमारे BLO पहुंचाते हैं घरों पे। बड़ा सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकारों ने ये काम किया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक तो ये है कि ज़ीरो बैलेंस के ऊपर जो है वो कोई कैंडिडेट का कुछ खर्च ना हो, और एक विधानसभा में, जो आगे कह रहा हूँ मैं वो ये, एक विधानसभा में ओनली एक गाड़ी की परमिशन हो। 5 विधानसभाओं में जो लोकसभा के अंदर आती हैं, कहीं 5 कहीं ज़्यादा कुछ कम, उनमें सिर्फ यानी एक विधानसभा के हिसाब से एक ही गाड़ी की परमिशन होनी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो आदमी आम लोगों से जुड़ा होता है वो अपने क्षेत्र में 5 साल घूमेगा, उनके काम करेगा, और जब उसकी पहचान होगी अच्छे या बुरे की, उसे लोग वोट करेंगे। ये 2-3 चीज़ अगर हो जाएं तो मैं समझता हूं कि हम इसे तेज़ी से हम अपने देश की उन्नति की तरफ चल सकते हैं। और ये देश वो है, मैं आपको बता दूं, जो बहुत सारे लोग, मैं जनसंख्या के बारे में तो बिल्कुल आपके साथ हूं कि जनसंख्या उतनी ही होनी चाहिए जितना आप कंट्रोल कर सकें। आप जब गाड़ी में अपनी बैठते हैं तो गाड़ी की कैपेसिटी देखते हैं कि ये कितने किलोमीटर तक चलने की रफ्तार है। इसमें बहुत सारे लोगों ने, हमने इस पे काम भी किया है। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं मैं आपको बताऊं जिस पे समाज को काम करना चाहिए। एक तो ये कि बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। बेटी को उसी अंदाज में बेटी की परवरिश करें जिसमें आप बेटे की करते हैं। इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस भेदभाव ने हमारे सामाजिक जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, वो पैदा करती हैं। यानी मर्द और औरत, स्त्री और पुरुष, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जब दोनों समझदार होंगे, दोनों पढ़े लिखे होंगे, तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो अपने आप को संभालेंगे। तो बहरहाल बहुत सारी बातें तो मैं बीच में इसलिए कह गया कि भाई मुझे कुछ बच्चियां नज़र आई, तो मैंने कहा ये एक जहन है कि भाई एक इतना मोटिवेशन होना चाहिए कि हम अपनी बच्चियों के साथ, अपनी औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करें, जैसा कि आज मुल्क में कम नज़र आ रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। मर्द और औरत में फ़र्क नहीं करना चाहिए, और बल्कि उनका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बहरहाल ये तो मैंने बीच में एक बात कही, तो मैं इस बात ये कह रहा था कि जब ये आंदोलन अपने समय से पहले ख़त्म हो गया, यानी बेसमय मौत हो गई, तो उस वक्त ज़रूरत थी। तो मेरे तो बहुत सारे इख्तलाफात हुए। पहला इख्तलाफ इसी पे था कि पार्टी नहीं बननी चाहिए, और पार्टी अगर बने तो आपका अभी 1% लोग भी देश के उस वक्त तक जुड़े नहीं थे, और उसका अंदाज़ा आपको हो गया कि सिर्फ दिल्ली में, और दिल्ली में भी किस मकर फ़रेब के साथ आए हैं, ये सारे दिल्ली के लोग जानते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ, एक बात, जहाँ कुछ चीज़ अच्छी है उसे मानना भी पड़ेगा कि भाई अगर जनता को कुछ सहूलत मिले तो इसमें बुराई नहीं है। कमज़ोर लोगों को अगर कोई लाभ मिल जाए तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। हमारे पास तो संसाधन इतने हैं कि हमें फ्री एजुकेशन करनी चाहिए। हर बच्चे का जो मौलिक अधिकार है कि सरकार को एजुकेशन को फ्री करना चाहिए, बल्कि ऐसी समान एजुकेशन होनी चाहिए कि एक अमीर का बच्चा और एक गरीब का बच्चा, एक कलेक्टर का बच्चा और एक चपरासी का बच्चा एक ही स्कूल के अंदर पढ़े। क्यों नहीं हो सकता? आखिर हम एजुकेशन को महंगा क्यों कर रहे हैं? हमने एजुकेशन को महंगा किया है। आज आप देखिए हर जगह जो है, अभी मैं आपको बता भी दूं इसलिए कि आप जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं उसमें क्यों फीस बढ़ रही है, जब गवर्नमेंट का काम ही फलाह और बहबूद का है, उनके वेलफेयर का है, तो आखिर क्या आप ये चाहते हैं कि गरीब बच्चे आगे ना आए? सिर्फ अमीरों के लिए एजुकेशन होनी चाहिए? आखिर ये चीज़ बदलनी चाहिए। मैं आज ये कह सकता हूं कि जिस वक्त यहाँ करप्शन की वजह से आज हम 70 साल 75 साल इस देश को आज़ाद हो गए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देश में क्या नहीं हुआ। साहब, हुआ है, ये तो मजबूरी में हुआ है। अगर 100% काम होता तो आज देश के अंदर के हालात कुछ और होते। मैं जिस वक्त ये पार्टी की बात आ रही थी मुनीश भाई, तो मैंने एक ही बात कही थी कि भाई जिसके खिलाफ हम लड़ते रहे, अगर वो फिर आ गए तो हम कैसे सुधार करेंगे। हमारा किसी दल से कोई दूरी या किसी से कोई नफरत नहीं थी। वो तो भला हो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय
नरेंद्र भाई मोदी जी का कि वो आए और उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने ये नारा दिया कि जो लोग विकास से वंचित हो गए हैं हम उन्हें मुख्य धारा से जोड़ेंगे। और देश के अंदर जब उन्होंने सबको साथ लेकर के वो चले और विकास की बात की तो सारा देश खड़ा हो गया और देश ने उन्हें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से अपना प्रधानमंत्री चुना। देश के लोग ये चाहते हैं कि देश के अंदर ऐसा शासक होना चाहिए जो इस देश को प्रगति की तरफ ले जाए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं बहुत सारी बातें आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका जो मिशन है वो बहुत अच्छा मिशन है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे फिर ये बीच में ऐसी वैसी बातें क्यों हो जाती हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये भी एक समय पे आकर के समाप्त हो जाएंगी। समय आने दीजिए, सब समाप्त हो जाएगी। ये देश गर्व करेगा अपने ऊपर, जैसा मैं अपने आप महसूस करता हूं। मैं अंदर से महसूस करता हूं ये देश ऐसा होना चाहिए कि इस देश के अंदर एक बच्चा अनपढ़ नहीं होना चाहिए, इस देश के अंदर कोई गरीब नहीं होना चाहिए, इस देश के अंदर कोई सिर्फ इसलिए उसके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए कि उसके पास मालो दौलत नहीं है। देश के 10% लोगों के पास देश के संसाधनों के ऊपर कब्जा है। देश के संसाधनों पर सिर्फ 10% लोगों का कब्जा है। 90% लोग अपनी मेहनत से और अपने दिमाग से वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। इन संसाधनों पर देश के हर व्यक्ति का हक होना चाहिए, हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। एक आदमी का फार्म हाउस बना हुआ है 1000 बीघे के अंदर, एक आदमी के पास 50 गज नहीं 4 गज जमीन भी उसके पास रहने के लिए नहीं है। तो इसलिए ये अंग्रेज जब यहाँ से गया तो जमींदारों का खात्मा चौधरी चरण सिंह के ज़माने में यानी लोकतंत्र के ज़माने में हुआ, मगर उसमें सही तौर से इंसाफ नहीं हुआ। होना तो ये चाहिए था, एक बार अगर देश का प्रधानमंत्री तमाम संसाधनों को बांटते तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर ये होगा कि जो देश में जो मेहनत करेगा, जो नौजवान आगे आएगा, जो परिवार लगन से काम करेगा, वो इस देश के संसाधनों से फ़ायदा उठाएगा। हमारे पास इतने संसाधन हैं, हम पूरी दुनिया को, अभी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पूरी दुनिया के गरीबों को हम फ्री में सामग्री दे सकते हैं। तो हमारा प्रधानमंत्री जो बात कह रहा है तो बगैर किसी रिसर्च के नहीं कह रहा है। तो इसलिए मैं आज यहाँ बैठे हुए लोग कम हैं, शैलेंद्र भाई आप ये छोटे छोटे प्रोग्राम कराइए और ऐसा एक निज़ाम बनाइए कि कम से कम चोरों को घर तो पहुँचाएं। हर आदमी करप्शन के नाम पर, उससे बड़ा करप्ट कोई आदमी नहीं निकलता है। आज देश का अगर ये तंत्र जो खुफिया तंत्र है, अगर वो जो सीबीआई जो हमारी एजेंसियां हैं, मैं आज फिर उनसे कहना चाहता हूं कि एक ऐसा तंत्र कर दीजिए जो कम से कम इन करप्टों को अंदर जेल में डाले और जेल में रहने का इनका हक है। ये करप्शन करने के बाद हमें जेलों में डालते हैं, हमारे नौजवानों को जेलों में डालते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। आखिर ये देश आज़ाद है और हम आज़ादी में ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसा तंत्र होना चाहिए कि हम अपने देश के हर आदमी को इसके लिए तैयार करें कि वो नेक बने और हिंदुस्तानी बने, राष्ट्र को समर्पित हो। और राष्ट्र को समर्पित इसलिए होने चाहिए, तमाम धर्मों के लोगों से कहना चाहता हूँ, तमाम धर्मों के धर्माचार्यों का, पैगंबरों का, महापुरुषों का, अवतारों का ये पहला मंत्र रहा है कि अपने वतन से मोहब्बत करो। अगर तुम्हारा घर मजबूत नहीं होगा तो किसके घर में जाकर के आप ठहरेंगे? इसलिए सबसे पहले अपने देश को मजबूत करना और देश के लिए अपनी जान को निछावर कर देना, ये देशवासियों का और देश के नौजवानों का पहला कर्तव्य होना चाहिए। इसी के साथ मैं बात तो क्या, बहुत सारी बातें हैं जो मैं अगर कहूँगा तो टाइम की कमी है। मैं आप हजरात से एक बात कहना चाहता हूँ सिर्फ अंत में, मुनीश भाई के समय का अभाव है, मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, हमारे नफ़े और नुकसान एक हैं, हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, मगर हमारा मालिक
एक है। मैं ये बात कहता हूँ कि दुनिया का पहला ग्रंथ वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, और दोनों का मूल एक है। एकम एवं अद्वितीयम, एको ब्रह्म द्वितीय नास्तिक, नेहना नास्तिक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जय हिंद। थैंक यू, सॉरी।